फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आगाज में। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिनका पूरा परिवार ही बॉलीवुड के अंदर काम कर चुका है। जिन शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उन्होंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर अपना करियर शुरुआत किया था और उसके बाद मेहनत करते गए और आज इस मुकाम पर हैं कि वो एक सफल कोरियोग्राफर में उनका नाम गिना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट भी की है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं निकी बत्रा जी से। निकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आगाज में। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन हम आपके जबान के जरिए आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी, मुंबई आपकी कर्मस्थली है। आपके जन्मस्थली के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, कहाँ क्या क्या हुआ उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। मैं वैसे बेसिकली हैदराबाद से हूँ। मेरे फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे हैदराबाद में, और मम्मी फिल्म में हीरोइन रह चुकी हैं। और मैंने क्लास की ट्रेनिंग ली, डिप्लोमा की, जो हैदराबाद से ली। किस तरह का डिप्लोमा? मैंने कथक पे डिप्लोमा किया है। जी किया। बिल्कुल। लेकिन मैं डिप्लोमा की एकेडमी की थी लखनऊ घराने से। मैं लखनऊ घराने से डांस सीखा हूँ, बिरजू जी के यहाँ से। मैंने बिरजू महाराज जी के पास से मैं डिप्लोमा किया। फिर वहाँ पर हैदराबाद में छोटे छोटे शोज करते थे हम लोग। लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर मैं मुंबई आया कि बहुत अच्छा कोरियोग्राफर बनना चाहता था। यहाँ आकर देखा तो यहाँ भी काफी सारे लोग थे जो मुझसे भी बड़े बड़े कलाकार। मुंबई आप कब आए? मुंबई एट द एज, किस एज में आए थे? एट द एज ऑफ 18 के अंदर 18 साल की उम्र में मुंबई आ चुका था। एक 18 साल का बच्चा जी माया नगरी, जी जिसे कहा जाता है कि यहाँ कोई नया बच्चा आता है तो वो इस माया नगरी के अंधेरे में गुम हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको कोई डर नहीं लगा कि एक 18 साल का बच्चा अपना घर छोड़ के, घर बार छोड़कर वो मुंबई जा रहा है एक केरी की तलाश में? जी। तो कुछ एक डर सा था आपके अंदर? नहीं, ऐसे डर तो नहीं थी, बट हाँ, मुंबई एक महानगरी है, बड़ी नगरी है ना। और उसमें काफी सारे टैलेंट मैंने देखे। और मैं अपने छोटे से शहर से आता तो लग रहा था कि मैं एक बहुत टैलेंटेड डांसर हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मुझसे भी कई ज्यादा टैलेंट यहाँ पर हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर बिरजू जी को अपना गोपी जी को मैंने असिस्ट किया। गोपी किशन जो अभी दुनिया में नहीं है। तो उनके पास मैंने कुछ डांस की कला सीखी। तो बिरजू जी, गोपी जी, उनके बाद मुझे असिस्ट के लिए मौका मिला। 18 साल का बच्चा मुंबई तो पहुंच गया जी। मुंबई पहुंचने के बाद भी उस 18 साल के बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ा होगा ना, कि ये तो नहीं कि हैदराबाद से चलकर आए और आपको 18 साल की उम्र में काम मिल गया होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ होगा ना? जी बिल्कुल जी। मुझे कभी काम मिला ही नहीं यहाँ पर, और मैंने काफी सारा स्ट्रगल किया यहाँ पर। और छुप छुप के लोगों के डांस देखता था। फिर मुझे पहला परफॉर्मेंस जो मिला था डांस का, वो करीब मुंबई आने के 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद, हाँ। तो वो स्टेज परफॉर्मेंस था बिरला हॉल में, मुंबई में है, जहाँ पर मैंने कथक का डांस परफॉर्म किया था पहली बार लाइफ में। वहाँ से फिर लोगों ने मुझे देखा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं, मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल देयर इज समबडी। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई है जिसने यहाँ तक पहुँचा था। तो मुझे भी किसी धक्का दिया कि आप एक अच्छा कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू जॉइन एज ए असिस्टेंट। जी। तो मैंने फिर असिस्टेंट ज्वाइन किया। मुंबई आने के 1.5 साल के बाद मैंने असिस्ट ज्वाइन किया PL राज मास्टर, जो काफी बड़े थे, जिन्होंने सरगम वगैरह फिल्में, ऋषि कपूर, जयप्रदा, काफी बड़ा नाम था। मतलब ये 1.5 साल के बाद मौका मिला? 1.5 साल के बाद। तो 1.5 साल मुंबई में एक रहना बहुत कठिनाई का दौर रहा होगा जी। तो उस 1.5 साल का जो किस्सा है उसको बताइए। मतलब कहाँ रहे आप, कहाँ खाए, किस तरह मैनेज किया? क्योंकि मुंबई में रहना तो जाहिर सी बात है, कोई सस्ता तो होगा नहीं। उस दौर में भी तो महंगाई तो थी भी। जी। उस जमाने में क्या था कि मैं स्टूडियोज, जिससे जो एकेडमीज चलती थी, वहाँ पर स्टूडियोज में रहकर मैंने दिन बिताए। और उन्हीं की एकेडमीज को देखता था, उनके पास थोड़ा बहुत कुछ काम करता, वहाँ से मेरी आमदनी हो जाती थी। और ऐसे करते करते मैं वहाँ स्ट्रगल करता था। फिर 1.5 साल बाद मौका मिल ही गया। 1.5 साल बाद मुझे किसने देखा, बॉनी कपूर जी ने मुझे देखा, और उन्होंने मुझे, वो शो के ऑर्गेनाइजर थे काफी बड़े, और उन्होंने मेरा क्लासिकल का फॉर्म जो था, जो वेलकम डांस जो है, वो एक 31st नाइट का प्रोग्राम था। तो वहाँ पर उन्होंने वो किया था। तो उसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज थे, जैसे दिलीप कुमार, सायरा बानू, वैजंती माला, माला सिन्हा, और राजेश खन्ना, डिम्पल कापड़, ये सारे लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ से उन्होंने मुझे देखा कि ये एक अच्छा परफॉर्म करता है, काफी सारा
लोगों ने मुझे लाइक भी किया उस जी, परफॉर्मेंस के बाद। उसके बाद फिर मेरा कैरियर धीरे धीरे शुरू होने लग गया। सर आपका फिल्मी करियर है वो कितने समय का रहा है? मेरा फिल्मी कैरियर है 20 ईयर्स का हुआ 20 है। इयर्स का। निकी सर आपने बताया कि आपकी फैमिली के अंदर भी बॉलीवुड से नाता रहा है, आपकी जी मदर का रहा है। जी तो अपनी मदर के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं? जी। वैसे मेरी मम्मी का नाम है अर्चना। अच्छा। फिल्मी नाम का अर्चना ही था जी। और अर्चना नाम से वो पॉपुलर थी। जी तो वो बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करती, शी इज़ साउथ इंडियन। जी ठीक है, तो उन्होंने फिल्में की जैसे बुढ़ा मिल गया, आपकी परछाई, आंगन की कली, कली। गवार, आनंद, इस टाइप की फिल्में उन्होंने की है। जी। तो मतलब ये बॉलीवुड से नाता वो बचपन से ही रहा आपका? हाँ, लेकिन फिर बाद में हम लोग का नाता जो था बॉलीवुड, हम मम्मी हैदराबाद में शिफ्ट हो गई थी, हैदराबाद में ही रहती थी। उसके अलावा फिर उन्हें फिर एक्टिंग को कम चांस देना, मतलब हम जब हो गए तो उन्होंने इंटरेस्ट कम दिखाया। अच्छा अच्छा। इस वजह से उनका सारा लिंक वो टूट गया टूट था। गया। इसलिए हमें यहाँ पर आने के बाद मैं कई बार बताता कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मुझे कुछ काम दो। जी। लेकिन लोगों ने मुझे काम नहीं दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो कौन है, कौन सी एक्ट्रेस है आपकी। में फिर मुझे सारा प्रोफाइल दिखाना पड़ता था ऐसे ऐसे। फिर भी लोगों ने मुझे काम नहीं दिया। नहीं दिया। जी, मतलब बिल्कुल। माँ का नाम है वो आपके काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है। मतलब आपकी मेहनत के बलबूते पर, आपके जी। डांस का जो पैशन था जी। उसी के बलबूते पर आपको काम जी, मिला? बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये जब काम मिला आपको जी। तो आपकी फर्स्ट मूवी कौन सी थी? मेरी फर्स्ट फिल्म थी, जैसे मैंने कहा कि बॉनी कपूर साहब ने मुझे डांस करते हुए देखा था जी। स्टेज पे। तो उन दिनों एक बहुत ही बड़ी महंगी फिल्म बन रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। ये आप मेरा एक लक बोल सकते हैं। तो रूप की रानी चोरों का राजा, इसमें श्रीदेवी काम कर रही थी, अनिल कपूर श्रीदेवी, काफ़ी बड़ी फिल्म थी। और सरोज मैम, जो सरोज खान जी हैं, वो उसमें कोरियोग्राफर थी। लेकिन उन दिनों उनका सेट लगा हुआ था फेमस स्टूडियो में, जो कि है मुंबई में। और वहाँ पर वो गाने का कुछ पैच वर्क रख कर चली गई थी आउट ऑफ इंडिया, तो वो आ नहीं पा रही थी। इस वजह से वो ऑफर मुझे दिया गया। कौन नहीं आ पा रहे थे? सरोज मैम नहीं थी यहाँ पर, मुंबई में अवेलेबल नहीं थी। उस मूवी के अंदर कोरियोग्राफर सरोज मैम थे? सरोज मैम थी जी। उस गाने में जो मुझे दिया गया था जी। तो उस गाने का कुछ म्यूजिक पोर्शन जो था वो मैंने पूरा कंपोज किया था श्रीदेवी मैम के साथ में। तो वो मेरा लाइफ का सबसे पहला कैरियर था। इतनी बड़ी फिल्म के साथ में मेरी शुरुआत हुई है। और श्रीदेवी जो थी अभी हालांकि इस दुनिया में नहीं है, वो उन्होंने भी मुझ पर डाउट किया कि लड़का परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा मुझे देखा कि मेरा स्टाइल देखा डांस का, उनको लगा कि नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने गाना कंपोज किया। उसके बाद या कहें कि सरोज जो है कोरियोग्राफर सरोज खान, वो आउट ऑफ इंडिया से ले गए थे, तब आपको मौका मिला? जी, तब मुझे मौका मिला जी। और फिर बाद में श्रीदेवी ने आपको देखा? हाँ, श्रीदेवी जी ने मुझे देखा, मुझे मेरे सब पे डांस कंपोज किया। पहले तो आ नहीं रही थी, बोल रही थी नहीं ये कौन लड़का है, कहाँ से आ गया, निकी बतरा कौन है, ये किधर से आया, ये सब सारी बातें हुई। और उसके बाद में बॉनी जी के कहने पर वो रिहर्सल हॉल में एक बार आई, सिर्फ 10 मिनट के लिए देखने के लिए आपको? जी। और उन्होंने मतलब मेरा डांस देखा, अपना करके नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने 2 दिन के बाद में मुझे फोन किया बॉनी जी के यहाँ से कि मैम अक्सर काम करने के लिए तैयार है। मतलब डिसीजन सेट पे ही नहीं दिया, 2 दिन के बाद सोच के समझ के बॉनी जी का मुझे फोन आया कि आपके सब में गाना करेंगे जी। तो जब बॉनी सर की तरफ से आपको मैसेज मिला कि श्रीदेवी जी हैं, वो आपके साथ सॉन्ग करने के लिए रेडी हो गए, तो कैसा फील हुआ उस समय? ओ माय गॉड, ये तो मेरा सपना था। मैं कभी फिल्म स्टारों को सामने से देखा ही नहीं था कभी लाइफ में। और जब भी मुझे मौका मिला तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने कहा ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ा सौभाग्य मेरा कि आज जिसका मैं फैन रहा, श्रीदेवी इतनी बड़ी स्टार थी, उनको देखना चाहता, उनको पर्सनली सामने से देखने का और उनको नचाने का एक मौका, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। उनके साथ मैंने काम किया। चलो, ब्रेक तो मिल गया आपको कि श्रीदेवी जी ने आपका डांस देखकर आपको हाँ कर दिया, लेकिन हाँ करने के बाद आपके अंदर भी तो ये आ गया ना कि यार इतनी बड़ी स्टार है, उसको मैं कैसे नचा पाऊंगा। तो एक मन में एक अजीब सा रहा होगा, तो उसके लिए कुछ तैयारी की होगी ना श्रीदेवी जी को नचाने के लिए? हाँ, एक्चुअली क्या था, मैं डांसर था ही, तो मुझे जब गाना मिला था ना, वो गाने के बोल थे नाना ना रुक जाना। ठीक है, तो गाना जब मुझे मिला तो हमारे में कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि ना कि दिखाना है तो दिखाना है, लेकिन थोड़ा सा डर था कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस को नचा रहा हूँ, वो न कर पाएंगी, मूवमेंट नहीं कर। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। जो भी मूवमेंट बताया गया शुरू में उनको नहीं आए, उनका एक स्टाइल जो था सरोज मैम के साथ वो अलग था।
मेरा एक अलग फॉर्म था, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे साथ में अंडरस्टैंड करके पूरे मोमेंट सारे वो कुल मिला के आपको कोऑपरेट किया। बिल्कुल कोऑपरेट किया उन्होंने मुझे। इसके बाद के जो ये आपका या कहें कि कोरियोग्राफर आप पहली आपकी मूवी थी। जी, पहली इससे movie। पहले भी तो आपने काम किया होगा ना? एज अ कोरियोग्राफर नहीं किया था मैंने, ये पहला था? जी मैंने पहला काम किया एज अ कोरियोग्राफर। मैं असिस्टेंट में काफी काम कर चुका था। किन किन के साथ काम किया? कमल मास्टर, पेरा राज मास्टर और सरोज मैम, इन सबको मैसेज कर चुके हैं जी। मतलब अपने जमाने के जो ब्रांड थे उनके साथ आपने काम किया है। हाँ जी बिल्कुल। और आप आज खुद एक अपने आप में एक ब्रांड है जी। आपने अभी तक हिंदी मूवी के अंदर एज ए कोरियोग्राफर काम किया है जी। क्या कोई रीजनल जो है मूवीज उनके अंदर भी कुछ काम किया आपने? जी बिल्कुल, मैंने भोजपुरी फिल्में की। इसके बाद में जब भोजपुरी बनती नहीं थी फिल्में, जी। उस वक्त मुझे भोजपुरी में ऑफर मिले, तो भोजपुरी के माध्यम से मैं रवि किशन, मनोज तिवारी, नीरव हुआ, जो भी स्टार्स हैं सभी मेरे साथ में काम कर चुके। और भोजपुरी के माध्यम से मैं अमिताभ बच्चन को भी कंपोज कर चुका सॉन्ग। एक फिल्म आई थी गंगा, उसके बाद में आई उनकी गंगोत्री, तो दोनों फिल्में मैंने एज ए कोरियोग्राफर काम किया है। तो जहाँ मैं बॉलीवुड में काम करने से इतने बड़े स्टार के पास नहीं पहुंच पाता, तो मुझे भोजपुरी के माध्यम से इतने स्टार होता है। बिग बी के साथ आपने काम जी बिल्कुल, मैंने काम किया उनके तो साथ। मतलब जिस तरह श्रीदेवी के साथ काम किया, पहला आपको मौका मिला, दिल में एक अलग सा था। जी। तो क्या बिग बी के साथ भी ये रहा कि भाई बिग बी को नचाना एक टेक्निक ही रहेगी? हाँ, जब मुझे ऑफर मिली थी फिल्म की, उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी गंगा, और मैं एक स्टैब्लिश कोरियोग्राफर हो चुका था भोजपुरी फिल्मों में, तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करूँगा। लेकिन मेरी जो खुशी इस बात की भी थी कि मैं भोजपुरी के माध्यम से, अगर मैं हिंदी में होता तो शायद मैं अमिताभ के साथ काम नहीं कर पाता। मैं भोजपुरी के माध्यम से जब नाम हो गया था मेरा, तब अमित जी ने भी पूछा कि कोरियोग्राफर है कौन, तो मेरा नाम रखा गया कि इन्होंने ये फिल्में की है। तब जाकर उन्होंने मेरे साथ में काम करने के लिए रेडी किया, और मैंने फिल्म की उनके साथ में। मुंबई में सेट लगा हुआ था फिल्मिस्तान स्टूडियो में। तो मैंने सोचा कि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम है, वो कहाँ सेट पे टाइम पर आने वाले हैं, तो इस वजह से मैं सिर्फ आधा घंटा लेट पहुंचा सेट पे। लेकिन जब मैं आधा घंटा लेट पहुंचा तो अमित जी ऑलरेडी वहाँ पर थे, आपसे पहले। बिल्कुल, मुझसे पहले अमित जी थे, हेमा जी थी, सारे लोग थे वहाँ, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो आते ही मेरे को बड़ा फील हुआ कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मेरा इंतजार करे, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझसे सवाल पूछे गए कि आप इतना लेट क्यों आए, अमित जी ने पूछा है। मैंने कहा सर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप इतने सारा काम कर चुके, मुझे लगा आप थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट आया। तो नहीं, यहाँ पर स्टार जो है वो हमेशा पहले आते हैं, क्योंकि यही हमारा वर्क है। उनके पास से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी, वक्त का पाबंद होना, टाइम पर आना और टाइम पर काम करना। उसके बाद में जब मैंने कहा कि सर आप खुद ही मूवमेंट कर दी, म्यूजिक बजाइए, आप खुद ही नाच, आपने इतनी सारी फिल्में की, बोले नहीं, सेट पर आप कोरियोग्राफर हो, आप मुझे बताइए मुझे करना क्या। और बाकायदा उन्होंने वही रिस्पेक्ट दी जो कोरियोग्राफर एक आर्टिस्ट देता है। और उसके बाद में उनकी फिल्म की काफ़ी हिट रही थी फिल्म गंगा। उसके बाद मैंने उनके साथ में दोबारा एक फिल्म की, जो वो थी गंगोत्री। गंगोत्री दोनों में आपने काम किया? दोनों मैंने काम किया। भोजपुरी के बाद आप राजस्थान में भी आपकी एंट्री हुई जी, तो वो एंट्री किस तरह से हुई थी? और भोजपुरी और हिंदी मूवी के मुकाबले राजस्थानी मूवी आपने किया है, तो क्या कुछ डिफरेंस लगा इन लैंग्वेज के अंदर आपको, या काम करने के तरीके? एक्चुअली बेसिकली मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो मुझे लैंग्वेज से इतना पता नहीं चलता मुझे कि लैंग्वेज क्या है, कि हमारे लिए म्यूजिक सबसे बड़ा लैंग्वेज है, कि हम म्यूजिक को सुनते हैं और अचानक डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने भोजपुरी फिल्में की लैंग्वेज में, वहाँ पर थोड़ी सी वल्गैरिटी है गानों में, जो वल्गैरिटी को लोग पसंद करते हैं, वहाँ के लोग वहाँ वही सब पसंद करते हैं, डिमांड है वहाँ पर, डिमांड है। और यहाँ पर जो मैं देखा, यहाँ पर सभ्यता संस्कृति राजस्थान में जो आज भी लोग देखना चाहते हैं फिल्मों को। तो जब मैं यहाँ पर आया तो एक सबसे पहली फिल्म मैंने की थी वीरू भात भरन न्यायो, वीरो भात भरन न्यायो, जिसमें मुंबई से एक कलाकार थे, आपके यहाँ की नीलू जी एक्ट्रेस जी, और डायरेक्टर थे मिस्टर अनिल कुलचेना, जिन्होंने फिल्म बनाई थी। वो फिल्म और मेरे गाने आज भी बज रहे हैं। वो सुपरहिट फिल्म हुई जिसमें हमें अवार्ड मिला। उसके बाद में मतलब फर्स्ट मूवी के अंदर ही अवार्ड ले जी, फर्स्ट राजस्थानी फिल्म थी वीरू भात भरन, उसमें मुझे अवार्ड मिल गया जी, एज अ बेस्ट। आपको वो अवार्ड मिला है उसमें? हाँ, सिर्फ मुझे, मूवी को नहीं मिला, मूवी को नहीं मिला, बेस्ट कोरियोग्राफर का, बेस्ट कोरियोग्राफर का। और उसके बाद कंटिन्यू फिर मैंने राजस्थानी फिल्में कुछ 22 फिल्में की एज अ कोरियोग्राफर, जिसमें 22 फिल्में मैं कर चुका हूँ।
जिसमें धर्म बहन एक फिल्म है, जिसमें पगड़ी एक है, तीतरी एक है, आ हमारी तीतरी एक है। तो सभी ब्लॉकबस्टर है। या सारी फिल्में हमने की, तो मैं लगातार 10 से 12 अवार्ड्स राजस्थानी मूवी के अंदर मुझे मिले एज ए कोरियोग्राफर जी। और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर सिर्फ कोरियोग्राफर को अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, फिल्म को क्यों नहीं, एक्टर क्यों नहीं, एक्ट्रेस को क्यों नहीं। तो मैंने सोचा नहीं, राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए अभी कुछ करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी बनाई खुद। मैं चाहता था कि मैं डायरेक्शन करूं, क्योंकि आज राजस्थान में अच्छे डायरेक्टर की लोगों को जरूरत है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो लेकर मैं राजस्थानी फिल्म की शुरुआत की मैंने। और बस बिल्कुल लॉकडाउन से थोड़े दिन ही पहले मैंने फिल्म की कंप्लीट की थी शूटिंग। इस फिल्म का नाम है देवी एक माँ। देवी एक माँ जी। तो ये देवी एक माँ है, उसमें पैसे बचाने के लिए आपने राइटर भी आप खुद बन गए, नहीं, कोरियोग्राफर भी आप बन गए और डायरेक्टर भी आप बन गए? जी नहीं, राइटर मैं नहीं था, स्टोरी मेरी थी, राइटर मुंबई से थे। जी। हाँ, कोरियोग्राफर मैं था, डायरेक्टर मैं था बाद में। जी। तो ये फिल्म मैंने बनाई जो एक अभी कंप्लीट है, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है तो मे बी हम रिलीज करेंगे उसको। और हो सकता है रिलीज हुई नहीं हो। नहीं, अभी रिलीज नहीं हो सकता है। ये फिल्म यहाँ के दर्शकों को, यहाँ के लोगों को कुछ एक नया मोड़ देगी, बिकॉज ये कहानी बड़ी अच्छी है, तो हम उसका सस्पेंस खोलते नहीं है कि एक माँ की प्रतिमा को कैसे बताया, माँ होती क्या है, ये फिल्म के अंदर दिखाया गया है। एक माँ के ऊपर माँ के ऊपर फिल्म। जी। उसके बाद लॉकडाउन अगेन जब आया सेकंड, आने से पहले फिर हमने सोचा कि नहीं, एक और कुछ फिल्म करते हैं जहाँ राजस्थान को एक नया लुक अगेन आएगा। वो भी राजस्थानी थी। उस फिल्म का नाम था राजा राजस्थानी। और हमारी प्रोड्यूसर है मुंबई में अनीता पेसवानी, जो देवी एक माँ की भी प्रोड्यूसर थी और राजा राजस्थानी की भी थी। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि देवी एक माँ कंप्लीट हो गई, रिलीज हो गई, उसके बाद हम उसको फिल्म को करते हैं सेकंड। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, नहीं कि इसको भी हम बनाते हैं। तो जो अनीता जी हैं उनका भी राजस्थान से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन? बिल्कुल नहीं, अनीता जो है पुणे से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। बाय प्रोफेशनली वो एक डेंटिस्ट है। और उन्होंने सच्चाई देखी मेरे अंदर कि नहीं, इसके अंदर कुछ लगा नहीं है, डायरेक्टर बन सकता है, ये अच्छा काम करता है। तो उसने एक के बाद एक लगातार फिल्में मेरे साथ में बनाती गई है। और राजा राजस्थानी एक फिल्म है जो एक कबड्डी मैच के ऊपर फिल्म है, स्पोर्ट्स के ऊपर या कहूंगी ये पहली स्पोर्ट्स के ऊपर, राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स की फिल्म है जो इतने सालों के बाद आपको देखने मिलेगी। बॉलीवुड में ये देखने को सुनने को मिला है बार बार कि काम के बदले खासकर लड़कियों को अपनी अस्मत देनी पड़ती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूंगा इस बारे में कि ताली दोनों हाथ से बजती है। जी ठीक है, अगर कोई किसी के कुछ करता है तो उसके लिए भी उसका फर्ज बनता है कुछ करना। ठीक है, अस्मत देना या लेना ये बात की बात है। पहली बात तो ये है कि एक प्रोड्यूसर एक हीरोइन को बनाने के लिए क्या क्या करता है। जी ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये लालच या ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए। पहले आप उसके लिए कुछ करो, जो भी है उसके लिए आप कुछ करो, उसके बाद में आप ये सारी बातें करो। क्योंकि फिल्म जब बनती है तो एक लंबा समय वहां पर बीतता है। तो जाहिर सी बात है, एक डायरेक्टर, एक हीरोइन, एक प्रोड्यूसर, एक हीरोइन, एक हीरो, एक हीरोइन, एक नर और एक मादी, एक औरत और एक आदमी, वो करीब आने ही आने। तो किसी भी चीज को बीच में रखकर आप ये फैसले करते हो, ये गलत है। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी ये फैसला ऐसा ना करे। और ये इसमें कितनी सच्चाई कि ये इस तरह के काम होते हैं? ये सच्चाई है, क्योंकि उसके बिना फिल्में बनेगी नहीं, क्योंकि क्या है कि एक प्रोड्यूसर जो आता है, जितने सारे पैसे खर्च करके यहाँ पर मुंबई में आता है, वो चाहते हैं किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस करे। यहाँ आपको बहुत से ऐसे कम लोग मिलेंगे, या मैं सोचो 1 या 2% लोग मिलेंगे जो ये सब चीजों से दूर है, जिन्होंने काम और अपने पैसा, वो सिर्फ बिजनेस माइंडेड है। जो पैसे लगाए तो उसके पैसे हमें कितने मिलेंगे, या हम इस लड़की को हीरोइन ले तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा। जो मुंबई के बाहर से लोग आते हैं, जहाँ पर जो एक फिल्म बनाने का सपना लेकर आते हैं कि हम ऐसी फिल्म बनाएंगे, वैसी फिल्म बनाएंगे, वो आते हैं छोटी सी ऑफिस की दुकान में, तो उसको दुकान ही कहते हैं हम लोग। वो खोल के बैठते हैं और वहाँ पर कई सारे ऑडिशंस होते हैं, उसमें कई लड़कियां सिलेक्ट होती है, कई लड़कियां स्ट्रगलर्स है, कई लड़के स्ट्रगलर्स है, उनको बुला के बहकाते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन इनकी फिल्में बनती भी नहीं है। ये कहेंगे एक स्कैम होता है, सिर्फ एक ये स्कैम होता है एक्चुअली। बिकॉज देखो, अब एक नई लड़की होगी, वो नहीं जानती कि डायरेक्टर कौन है। एक नया डायरेक्टर होगा, एक डायरेक्टर नया होगा, वो नहीं जानता कि लड़की कौन है।
तो ऐसी कई सारी फिल्में बनने से पहले बंद हो गई है, लेकिन हालांकि अभी वहाँ की लड़के लड़कियां जो भी सतर्क हो गए जी। यू नो कि वो सिर्फ नाम जिसका है उन्हीं के पास जाते हैं, वो तुरंत आपको सर्च करेंगे। जी। जैसे आपने नाम बताया कि एक निक्की बत्रा नाम है, जी, जी। जब मैं फिल्म बना रहा हूं, तुरंत मुझे गूगल सर्च जी। करेंगे, तुरंत मुझे देखेंगे मैंने क्या काम किया, फिर वो मेरे पास आएंगे इस तरीके तो हमारे दर्शकों को सर बताइए, खासकर हमारे लड़कियों को जो बॉलीवुड में अपना काम करना चाहती है, इस तरह के स्कैम से किस तरह बचें, इसके लिए कुछ आप बताइए, क्योंकि आप माया जी। नगरी मुंबई में रह चुके हैं, बॉलीवुड के इससे साथ काम बचने कर के चुके हैं। लिए आपको पहले तो उसी आदमी से मिलना है जिसका एक बहुत बड़ा नाम हो इंडस्ट्री में, जो काम करने के लायक है। जी। आप उसका बैकग्राउंड देखिए, उसे कितनी फिल्में बनाई जी। है, किन किन नए लोगों को उसने चांस दिया है, जी। क्या क्या किया उसने, उसके बाद ही आप उसके पास जाइए। जी। तो मेरे ख्याल से जिसका नाम होगा कि वो नाम से डरेगा डरेगा और वो ये काम नहीं करेगा। और हो सकता है कि अगर वो लड़की भी उस जो भी बंदा हो जी, उस जी। काम के लिए अगर रेडी है जी। तो जाके बेशक मिले, ऐसा कोई किसी से पहले कुछ नहीं करता। मैं तो यही चाहूंगा बोलूंगा कि ताली दोनों हाथ से दोनों हाथ बचती से है, बचती एक तरफ से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। जब तक एक लड़की नहीं चाहेगी वो कुछ, उसके लिए वो कोई सामने वाले इंसान की कोई हिम्मत कुछ नहीं कर सकता। जी। ये है। तो उसको बचने का एक ही तरीका है, वो जाए अपने काम प्रोफेशनली बिहेव करे, जी। प्रोफेशनली काम करे, प्रोफेशनली फिल्म करे, प्रोफेशनली पैसे ले उनके जी, पास जी। और प्रोफेशनली काम करे। ये तो बात हुई नए आर्टिस्टों के लिए। जी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि राजस्थानी जो फिल्म उद्योग है, वो काफी टाइम से एक तरह से कहेंगे कि बहुत साल पीछे चला गया है। हम्म, इसका क्या कारण है कि एक राजस्थानी मूवी हम्म। है वो सफल नहीं हो पाती है? क्या उसमें किन किन कमियां कहेंगे, किन किन क्या क्या कारण रहेंगे कि राजस्थानी जो फिल्म उद्योग है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, राजस्थान में एक क्या कहते हैं उसको, पिंक सिटी, आई मीन राजस्थान एक बहुत बड़ी सिटी है, जी। बहुत बड़ा शहर जी। है, बहुत खूबसूरत लड़के लड़कियों की यहाँ पर भंडार है। जी। लेकिन ये फिल्में अच्छी नहीं बनती बिकॉज यहाँ पर जो लोग पैसे लगाते हैं वो खुद हीरो बनना चाहते हैं, चाहे वो उसकी एज जो भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, यू नो। मतलब एक प्रोड्यूसर है वो अपने आप को वो एज एक्टर बनना चाहता है। यस, वो प्रोड्यूसर अगर 60 साल का भी है तो कहेगा कि मैं हीरो बनना चाहूंगा। अभी 60 साल का प्रोड्यूसर एक 22 साल के लड़की के साथ में हीरो कैसे मैच हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर यही है कि जो पैसे लगाता है वो हीरो बनना चाहता है। हीरो बनना चाहता तो मुझे लगता है उनको हीरो नहीं बनना चाहिए, बिकॉज ऐसे कितने लड़के लड़कियां यहाँ पर है जो टैलेंट है यहाँ पर, जो मैंने देखा है यहाँ पर जी, राजस्थान में, ये ऐसा टैलेंट छुपा हुआ बाहर नहीं आया है, है। बाहर नहीं आया। तो उनको उनके लिए करेक्ट फिल्म बनानी चाहिए। आप पैसे लगाइए ना, आप पैसे का एंजॉय कीजिए, प्रोड्यूसर बनिए, जी। आपको हीरो क्यों बनना है? जी, जी। या फादर का रोल कीजिए, प्रोफेसर का रोल कीजिए, इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ कीजिए। कुछ कीजिए। हीरो क्यों बनना चाहते हैं आप? वो हीरो के चक्कर में जाहिर सी बात, अगर आप फिल्म लगती है थिएटर में जहाँ सब यंग जनरेशन को देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, लड़की का नाच गाना देखना चाहते हैं, लव स्टोरी देखना चाहते हैं, तो राजस्थानी फिल्में नहीं चलने का एक सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये भी है कि लोग आज भी फिल्में जो बनती है राजस्थान में, जैसे घूंघट के ऊपर आती है, सारी लड़कियां जो खूबसूरत चल घूंघट में डाल देती है, बोर्डर लगाती, ये करती वो करती, तो आज घूंघट की प्रथा खत्म हो चुकी है। लोग आज भी मॉडर्नाइज फिल्में देखना चाहते हैं, बोले राजस्थान में तो क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि वो दौर अगर मॉडर्नाइज का, यंग फिल्म्स मींस यूथ फिल्में जो है वो यूथ लोग ही देखते हैं, यूथ लोग ही पसंद करते हैं, यूथ लोग ही चलाते हैं। तो यूथ सब्जेक्ट फिल्में बनानी चाहिए, ना कि घूंघट वाले तो सब हम सीरियल्स में देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं बॉम्बे में जो सीरियल्स बनते हैं। तो आई थिंक सो कि घूंघट की प्रथा हटा के आप कुछ मॉडर्न फिल्में बनाओ, जैसे मैंने बनाई राजा राजस्थानी, एक मेरी और अभी फिल्म बनने वाली है तो जिसका नाम है पधारो हमारा देश। दर्शकों, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस तरह की मूवी देखनी है राजस्थानी भाषा के अंदर, क्योंकि आपका डिसीजन ही एक अच्छी मूवी बनाने के लिए कारगर साबित होगा। तो बताइए कि आपको किस तरह की मूवी देखना है और किस तरह की मूवी आपको पसंद है। जी, राजस्थानी मूवी में आपने बताया कि ये कारण होता है कि नहीं चलने का। जी। तो इसके अलावा भी एक मैं मानूंगा कि सरकारी रवैया जो है राजस्थानी फिल्मों के लिए सब्सिडी कम हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। सब्सिडी का कारण देखिए कैसा है ना कि कई सारी फिल्में अगर जैसे अगर हम फिल्म अच्छी नहीं बनाएंगे तो यहाँ का सरकार सब्सिडी कैसे देगा? सीधी सी बात है। ठीक है, सब्सिडी तो लेके बैठे, लेकिन फिल्म तो ढंग की आए ना। आप राजस्थान की फिल्मों बनाने के बाद राजस्थान की जनता को क्या कहना चाहते हो इस फिल्म के माध्यम से? वो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 100% सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार सब्सिडी राजस्थान की फिल्मों को क्यों दे? बिकॉज राजस्थान की जनता ज्यादा से ज्यादा देखे,
कि फिल्म का क्या सब्जेक्ट है। इसलिए मैं चाहूंगा सरकार को कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये हमारी जो फिल्म हमने जो बनाई इतनी मेहनत से, तो फिल्में देखें जी और सब्सिडी का पहला कदम उठाए हमारी फिल्म के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी फिल्म को सब्सिडी मिलेगी तो और अच्छी अच्छी फिल्में बनना शुरू होंगी। एक अच्छी फिल्म का मानदान सम्मान जो है वो राजस्थान सरकार करे। दर्शकों, आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी होगी। आपको भी अपने घरों से बाहर निकलकर राजस्थानी भाषा की मूवी को बढ़ावा देना होगा। ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा की फिल्में देखें, उन्हें पसंद करें, ताकि अगर आप घर से बाहर निकलकर राजस्थानी मूवी देखेंगे तो तभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, एक अच्छी कहानी लेके आएंगे राजस्थानी फिल्मों के लिए। एज ए डायरेक्टर आपकी और कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं या आप करने वाले हैं? जी, एज ए डायरेक्टर मैंने एक फिल्म बनाई है हिंदी, जिसका नाम है आइसक्रीम, आइसक्रीम, जो अभी वो भी रिलीज पे है। जी। उसके अलावा मेरी अभी बस 15 जनवरी से मेरी एक नई फिल्म सेट पे जा रही है हिंदी, जोधपुर में, जिसके प्रोड्यूसर जोधपुर की तैयब करके उनकी फिल्म कर रहा हूँ मैं। फिल्म का नाम है भीगे होठते रहे। यस, उसके बाद मेरी जाएगी सांस, वो भी हिंदी फिल्म है। तो ऐसा लगातार 5-6 फिल्में हिंदी में अभी कर रहा हूँ। राजस्थानी में कुछ प्रोजेक्ट है? राजस्थानी में मेरी एक फिल्म अफजल गोरी साहब के साथ एक फिल्म शुरू हो रही है, एक अनोखा कन्यादान। एक अनोखा कन्यादान जी। तो कन्यादान तो अक्सर इसमें दिखाया है कि इस फिल्म में वो उन्होंने भी बीड़ा उठाया मेरे साथ में एक फिल्म को, जैसे उन्होंने स्टोरी सुनी, उनको लगा नहीं ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, हम इस फिल्म को बनाएंगे। क्या एक फीमेल बेस्ड स्टोरी है? हाँ जी, एक फीमेल बेस्ड स्टोरी है कि एक औरत एक माँ बेटी का कन्यादान करती है, अक्सर हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है जो हम अभी नहीं बता पाएंगे। सस्पेंस है जी, सस्पेंस कहानी है, लेकिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, हटके कॉन्सेप्ट है जो आज तक सोचा नहीं है। एक छोटा सा मुद्दा हमने इस फिल्म के अंदर उठाया है, जो हम फिल्म करने के दौरान लोगों को पता चल जाएगा कि किस बेस पे फिल्म बन रही है। जी। और उसके बाद में पता चलेगा कि इसको अनोखा कन्यादान क्यों कहा गया है। कन्यादान तो कन्यादान होता है, बिल्कुल, फिर इसको अनोखा क्यों कहा गया? हाँ, तो अनोखा क्या है ये फिल्म में देखने, ये मूवी देखने के बाद जी बिल्कुल। तो एजी फिल्म सिटी के ओनर अफजल हसन गोरी के साथ मूवी आने वाली है इनकी, एक अनोखा कन्यादान। जाहिर सी बात है, कन्यादान वो भी अनोखा। पूरी कहानी तो हम आपको यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिल्म बनने के बाद इस अनोखे कन्यादान को आप देखने जरूर जाइएगा। राजस्थान के अंदर एक एजी फिल्म सिटी है जिसके ओनर अफजल हसन गोरी साहब हैं। आप एजी फिल्म सिटी भी पधारे हैं जी, तो क्या एक मील का पत्थर साबित होगा एजी फिल्म सिटी राजस्थानी फिल्म उद्योग के लिए और हिंदी फिल्मों के लिए? जी बिल्कुल, गोरी साहब ने, अफजल साहब ने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट खोला है जी, फिल्म सिटी जो बनाई है जी। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सब देख करके। उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और एडिटिंग स्टूडियो, डबिंग स्टूडियो, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ यहाँ पर उन्होंने बनाई है। और यहाँ के लोगों के एक आवाम होगा, खास करके राजस्थान के लोगों के लिए, कि इंडस्ट्री नहीं बनी थी यहाँ पर राजस्थान, जैसे मुंबई में तो राजस्थान में बनी है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़ेंगे और अच्छे अच्छे टैलेंट आएंगे, नए नए टैलेंट को मौके भी दे रहे हैं। जैसे हमारी फिल्म में नए लोग हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि मेरी पूरी उनसे दुआएं हैं उनके लिए कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया कि ऊपर उनको उसमें ज़रूर सक्सेस देगा, क्योंकि दुआएं आखिर में जो नए कमा आएंगे वो ज़रूर उनको देंगे। और मुझे लगता है कि अफजल जी एक अपने मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। मैं एक शब्द में कहूं कि एजे फिल्म सिटी है वो एक मिनी बॉलीवुड साबित होगा। बिल्कुल, मिनी बॉलीवुड नहीं, वो बॉलीवुड ही साबित होगा, बॉलीवुड ही साबित होगा। बिकॉज जिस हिसाब से उनकी तैयारी मैंने यहाँ पर देखी है, वो लग रहा है कि नहीं, कि अभी आने वाले दिनों में कि मुंबई से हीरो, मुंबई से हीरोइन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई से टेक्नीशियंस नहीं आएंगे, हमें राजस्थान से ही लेने पड़ेंगे, सभी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारे सेलिब्रिटी ने कहा कि एजे फिल्म सिटी है वो मिनी मुंबई ना होकर एक मुंबई होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीजें मिलेंगी जो एक फिल्म मेकर को, यानी कहेंगे ए से लेके जेड तक का काम जो फिल्म मेकिंग में चाहिए वो आपको प्रोवाइड करवाएगा एजे फिल्म सिटी। निकी बत्रा सर हमारे एक बुलावे पर हमारे इस खास कार्यक्रम आगाज में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने हमारे एक फोन कॉल पर हमारे स्टूडियो पधारे और इतनी बेहतरीन बातें हमने आपसे शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। शुक्रिया। देखते रहिए आगाज, इसी तरह हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है कि आप उन्हें आगाज के जरिए देख पाएंगे। बने रहिए आगाज के साथ।
खुदा हाफिज।